हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। भाई ये पर्टिकुलर चैप्टर लेने का रीज़न ये था कि ये चैप्टर CUET में, ट्वेल्थ में, फ्यूचर में हो सकता है आप यहाँ पे कुछ लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हो, तो ये हर जगह कनेक्ट होता है। अब ये जो चैप्टर है पर्टिकुलर, ये बोरिंग इसलिए हो जाया करता है क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पे हम सो जाते हैं जाके। क्योंकि भाई जब आती है बात हिस्ट्री की और थ्योरी की, उसमें अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिंक हो जाए तो फिर इंडियन इकोनॉमिक आसान हो सकती है। अदरवाइज इंडियन इकोनॉमी इज़ क्वाइट बोरिंग। लेकिन देखना आज इसके साथ हम मज़े लेंगे, ठीक है। आज हम चैप्टर करने वाले हैं LPG। यू नो LPG? या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या आप भी परेशान हैं इस बात से कि आप सिर्फ पढ़ते हो और रटते हो और भूल जाते हो एग्जाम के बाद, आपको कुछ याद नहीं रहता उसके बाद आपने पढ़ाई किस चीज़ की करी थी? क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी डिस्कशन में शामिल हो सकें और डिस्कशन को किल कर सकते हैं किसी की? मतलब भाई लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे जाइए और ज़रा कुछ बात करिए हिस्ट्री के बारे में फैक्ट्स के साथ। ये चैप्टर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपके पास कंटेंट होगा। आप बता सकते होंगे उस सिचुएशन में इंडिया की इकॉनमी इस तरीके से चल रही थी, भाई ये बातें थी, तुम्हारी तो बातें ही फेक है, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट बहुत अलग होता है पॉलिटिकल और हिस्ट्री से। वहाँ बातें बन सकती हैं और बातें नहीं बन सकती। यहाँ पे फैक्ट्स पे बात होती है, डेटा। डेटा क्या कह रहा है, क्लियर। LPG रिफॉर्म्स आपको पता है, इसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और ये आया है 1991 में। अब देखो CUET में ये असेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन बड़ा ट्रेंड रख रहा है इस बारी। तो आने के आसार हैं कि भाई पर्टिकुलर चीज़ WTO कब आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई, NEP, ठीक है। गेट, एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये कब आया। और ये क्वेश्चन एक्चुअली आ रखा है अभी एग्जाम में, जो मैंने अभी बोला ना, ये अभी लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा। बाकी आप मेरे नोट्स में देखना, ऐसे में MCQs मैंने बना रखे हैं। तो ये डेट्स वगैरह तो याद रखना है, लेकिन आपको एग्ज़ाम तो सब्जेक्टिव भी देनी होगी, तो उसमें आपको कंटेंट भी तो चाहिए कुछ लिखने के लिए। और तुम सोच रहे हो सर वो याद नहीं हो रहा हमको, ठीक है। तो मैं क्लास में जो बोलूँगा उसको सुनो ना, वैसे ही याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। बाकी जिस डिटेलिंग में हम लोग जा रहे हैं, उस डिटेलिंग से क्या फ़ायदा होगा, CUET के एग्ज़ाम में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप के आ रहे हैं, जिसमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में यार सही ऑप्शन को जब सिलेक्ट करने की बात आती है ना, तो वो फिर बहुत मुश्किल होता है, हर चीज़ें क्लोज लगती है, ठीक है। ये आप थोड़ा डिटेल डिस्कशन सुनिएगा इस लेक्चर का। दिस इज़ नॉट अ लेक्चर, ये बेसिकली हम लोग कहानी सुन रहे हैं, क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आप वो सब आंसर्स बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से। आई एम टेलिंग यू, मैं हमेशा कहता हूँ इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि CUET एग्ज़ाम में 1 मार्क्स भी कम आए। ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि कंटेंट जो डिलीवर किया जा रहा है वो 11 12 और कुछ सेक्शन कॉलेज का इसलिए उठाया जा रहा है कि बाई चांस क्वेश्चन आ गया उस तरीके का, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, आप खिलाड़ी बन जाओगे बेसिकली, ठीक है। चलो जी, तो LPG रिफॉर्म्स आते हैं 1991 में। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव हुआ करते थे। अगर आर्ट्स वाले हैं तो आप थोड़ी सी पॉलिटी पढ़े हैं तो आपको ये बात पता होगी। और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। पॉइंट यहाँ पे ये है कि मनमोहन सिंह एक स्टार बन के क्यों आते हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट हम लोग उनको बहुत आइडल मानते हैं, वो आपको समझ में आएगा उन्होंने क्या क्या गेम खेला है इस टाइम पे, ठीक है। आज आप कह सकते हैं आज कहाँ जो हमारी इकॉनमी जिस जगह पे रन कर रही है वो 1991 के रिफॉर्म्स है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही ये रिफॉर्म्स लाने की डेयरिंग करी थी। हालांकि ये रिफॉर्म्स जो आए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मैं सीधे रिफॉर्म्स नहीं बताना चाहता हूँ। मैं पहले बताना चाहता हूँ इसके रीजंस क्या थे उस टाइम पे आने की, ऐसे क्या। देखो हम लोग बोलते हैं ना कि जब विपत्ति आती है ना तभी कोई स्टार निकल के आ सकता है। इस टाइम कोई विपत्ति चल रही थी इंडिया की इकॉनमी में 1980s के आसपास। 1980s के आसपास जहाँ
आपको पता होगा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी तो गरीबी हटाओ आंदोलन बहुत ज़्यादा 5 ईयर प्लान में चला, तो उसके कारण क्या हुआ कि ये लोग खर्च करना चाहते थे इकॉनमी के अंदर काफ़ी सारा, ठीक है। लेकिन वो खर्च करना एक अच्छा साइन है या बुरा साइन है, वो डिपेंड करता है आप खर्च किस लेवल पे कर रहे हैं। तो पॉइंट पहला यही है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आया क्यों। अब देखो, आप अगर बुक को पढ़ोगे नॉर्मली एनसीईआरटी या किसी भी बुक को, तो वो बहुत ऊपर से बस लाइन लिख के छोड़ दिया है, फिर आप सोचते ही है क्या भाई जो इन्होंने बोल दिया, ठीक है। मैं उसी को ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आइए ज़रा पहला पॉइंट देखें। तो मैंने कहाँ पे बात करी तुमको, 1980s के टाइम पे बड़े ये गरीबी हटाओ आंदोलन और ये नारा बहुत चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्राउडिंग आउट जैसी एक सिचुएशन आ जाती है, ज़रा हम लोग देखते हैं। रीजंस बता रहा हूँ मैं एलपीजी के, ठीक है। आपको एलपीजी का मतलब थोड़ा ब्रॉडली बता दूँ। लिबरलाइजेशन मीन्स टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो जैसे बाहर से मेरे कुछ गुड्स आते हैं या है ना, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ख़त्म हो जाना, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स नहीं चल पा रहे हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर को हमने सेल आउट किया, फिर अभी हम लोग रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऐसे सेक्टर्स को आप प्राइवेटाइज कर दीजिए सो दैट वो प्रॉफिट जनरेट करके दे, सॉर्ट ऑफ कि सोशलिज्म से आप कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हालांकि इंडिया इज़ अ मिक्स इकॉनमी जहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती है और बिजनेसमैन भी रोल प्ले करते हैं। देन ग्लोबलाइजेशन, मतलब हम अपनी जो इकॉनमी है वो वर्ल्ड के साथ चलाएंगे, मतलब हमारा अगर वीट निकलेगा, हमारा अगर राइस निकलेगा, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वर्ल्ड के आस्पेक्ट से करेंगे, कहीं वर्ल्ड में कमी हो रही होगी तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके लिए ही ग्लोबलाइजेशन को ही बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है 1995 में, ठीक है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर के एंड में, ठीक है। मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, और ये अच्छा होने के बाद ही 1995 में इंडिया के अंदर स्मार्टफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स और तुम्हारे मॉल बना, जो 1995 में सबसे पहला बना है, ठीक है। आप गूगल करना, शायद पता चल जाएगा आपको। तो 1995 में पहला मॉल बना, क्यों भाई? क्योंकि उस टाइम पे बाहरी कंपनी को आने में डर लगता था इंडिया में। अब रिफॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमने बोल दिया हम लिबरल हैं, अब लिबरल है। लिबरल क्या है? लिबरल इज सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम डेमोक्रेटिक जैसे हैं, जबकि हम डेमोक्रेटिक थे, लेकिन अब हम बिहेव करने लगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट से। पहले इकोनॉमिक एस्पेक्ट से नहीं बिहेव कर रहे थे हम लोग। पहले हमारी जो पॉलिसी चल रही थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की चल रही थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी क्या होगी कि भाई हम तो बाहर से सामान नहीं लेंगे, हम अपना डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को बेचेंगे, हम नहीं चाहिए, हमें बाहर का सामान नहीं चाहिए। अब आप लिबरल हो रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं हाँ हमको चाहिए, तभी तो आईफोन आप यूज़ कर रहे हैं आज। चलिए, तो इसका रीज़न जानते हैं। उसमें पहला रीज़न मैं वही कह रहा था कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, और खर्च किस हद तक हो रहा था। अब देखो, ये सब सारी न्यूज़ वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, वहाँ पे जा रही हैं, कहाँ पे? जिनसे हम लोन लेने वाले हैं। भाई हम लोन क्यों लेने वाले हैं? कि कुछ हुआ था ना इस टाइम पे, हमारी हालत ठीक नहीं थी। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम हो गया था कि हमारे पास केवल और केवल 2 वीक तक इंपोर्ट करने का पैसा रह गया था। ये हम सुने हैं, राइट? ये हम सुन चुके हैं, हर जगह सुनते रहते हैं, हर शॉर्ट्स में, इन सब जगह पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, ऐसा क्यों हुआ था कि फॉरेन एक्सचेंज 2 हफ्ते तक इंपोर्ट करने का पैसा रह गया था? ये क्यों हुआ? वाई? बेटा, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए वाई का बहुत सारा जवाब चाहिए होता है, तब आप इकोनॉमिस्ट बन पाते हो। अगर रटते हो तो फिर आप इकोनॉमिस्ट नहीं बनते हो, आप एक स्टूडेंट बनते हो, राइट? आइए चलिए, तो सबसे पहला फिनोमेना हुआ क्राउडिंग आउट। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, मैंने जानबूझकर लिखा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक बुक में इसका हॉट्स में जिक्र हो रखा है, ठीक है, और बच्चे बस रट के जा रहे हैं। देखिए, आप कनेक्ट करिएगा कि यहाँ पे क्राउडिंग आउट अचानक से कैसे लेके आ गया हूँ मैं। बच्चे, क्राउडिंग आउट इसका मतलब होता है, अब ये डेफिनेशन को आप यूज़ करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी, ठीक है। हम लोग कनेक्ट करके चलेंगे, कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट चीज़ों को, ऐसे नहीं। अब वो गया, वो एक्सपीरियंस गया कि सब्जेक्ट को अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है अपन को खर्च करना है, खर्च करना है, खर्च करने के लिए बाद गवर्नमेंट जाएगी पैसा लेने के लिए कहाँ पे? बैंक के पास। अब बैंक को मजबूरी में इनको पैसा देना पड़ेगा, तो बैंक के पास कम पैसे रह जाएंगे, और बैंक के पास जब कम पैसे हो जाएंगे, और जब प्राइवेट प्लेयर में तो समझते हैं बिजनेसमैन लोग, रतन टाटा जैसे, अंबानी, ये लोग पैसे लेने के लिए गए, तो बैंक बोला कि भैया हमारे पास पैसे की बहुत कमी है, और अगर आपको चाहिए तो हम लोग बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे, ब्याज बहुत ज़्यादा लेंगे, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेंगे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज़्यादा होगी आपको,
तो ये बिजनेसमैन ने बोला कि भाई हम क्यों ले इतने ज्यादा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, हम प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे, इतना सारा इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे हम। दिस इज क्लियर। सो इन दैट एस्पेक्ट वी कैन से कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो फॉल हो जाती है। तो भैया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल हो चुकी है इस रीजन में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल होने से इकॉनमी डल तो होगी ही, ग्रोथ तो कम होगी ही इकॉनमी की, सही बात है। और गवर्नमेंट किए जा रही, अच्छा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल तभी क्यों, देखो इसके कारण क्या हुआ, इसके आगे लिखता हूं मैं, ठीक है। एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइजेस, गवर्नमेंट खर्च बहुत कर रही है। अब भैया गवर्नमेंट खर्च कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं, इससे डेवलपमेंट ही होना है, गवर्नमेंट को खर्च कराना भी जरूरी है। लेकिन एक पैरामीटर होता है, आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। नहीं पढ़ा तो सुन लो यहां पे बेटा, फिस्कल डेफिसिट का सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट। यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि हम लोग इतना फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करेंगे। ये बड़ी फनी बात है यार, मतलब तुम लॉस करने की बात कर रहे हो, 3.5% लॉस पे चलेंगे। भाई वो लॉस ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे वो 3.5% जो है, सुनना मेरी बात, वो जो 3.5% है वो क्या है, वो ये है कि आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है रिसीट से। अब रिसीट पैसे आते गवर्नमेंट के पास कैसे कैसे है भाई, टैक्स के थ्रू, नॉन टैक्स के थ्रू, राइट। नॉन टैक्स मतलब तुमको बाइक चलाते हुए पकड़ लिया, तुम्हारे पास लाइसेंस तो है नहीं, हेलमेट चलाते हुए पकड़ लिया, वो पैसा कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा भाई। कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उससे पैसा आता है, उसका प्रॉफिट। टैक्स तुम पे इम्पोज करते हैं, वो पैसे, ठीक है। एक्सपेंडिचर तो कहाँ होता है आपको पता है, एजुकेशन में हो जाता है, हेल्थ में हो जाता है, ठीक है। हम लोग फ्री में बहुत सारी चीज़ें बांट दिए थे कोविड के टाइम में, ये सब एक्सपेंडिचर है। क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करें रिसीट से, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए शो ऑफ करने के लिए, झूठा झूठा। आप इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिए। इस रीजन में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर इस लेवल पे पहुंच जाता है, आप सोचो आपको क्या लगता है, एनी आइडिया? अभी बोलते 3.5% मेंटेन कर लो, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2.5% मेंटेन कर लो चलेगा, बजट में बोलते हैं, ठीक है। यहां पता है फिस्कल डेफिसिट कितने का हो गया भाई, 18% का फिस्कल डेफिसिट, समझे। अब तुम बोलोगे ये फैक्ट बुक में तो लिखा हुआ नहीं है, कुछ चीजें बेटा मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, ठीक है, आगे भी काम आएगी, इसको लिखते जाइए, समझ जाएंगे। तथ्य को एड्रेस करिए, ये इशू चला था, ठीक है। अब ये इशू चला, तुम बोलोगे सर इसका एलपीजी से क्या लेना देना, इस दिमाग लगाओ। इकॉनमी डल हो रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ सकता है, कैसे आ सकता है भाई? अरे अपने सेक्टर जो है ना, जो काम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट बहुत सारे देखे होंगे ना, वो बेच दो प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट उससे पैसा देगी, तो प्राइवेट कंपनी जब पैसा देगी तो रिसीट थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कितना स्मूथ है, समझ में आया? मैं तुमको बताना चाहता हूँ ये पर्टिकुलर टर्म क्यों आया यहाँ पे, इसका जिक्र क्यों हो रखा है। अरे सिर्फ ग्लोबलाइजेशन आ जाता, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन आ जाता, प्राइवेटाइजेशन क्यों आया? रीजन देख रहे हो, प्राइवेट सेक्टर यूनिट भाग रहे हैं, अभी देखा था क्राउडिंग आउट हो रहा है, उनको लोन बड़ा महंगा पड़ता है। बात समझ रहे हो? रिसीट को अपन को बढ़ाना है, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो चुकी है, प्राइवेट कंपनी को अपना सेल आउट करो, उनको पैसा देंगे, सिंपल। तो बताओ पहला पॉइंट क्लियर है, क्राउडिंग आउट। अब तुम इस जनरल लैंग्वेज को भी लिखोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इतना टेक्निकल कभी कभी टीचरों को नहीं समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये मजा आया तुमको? पहला पॉइंट समझ में आया, सेकेंड पॉइंट बेटा, सेकेंड पॉइंट ये है कि इसी टाइम पे अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि गल्फ में रीजन में वॉर हो गई है। गल्फ रीजन में वॉर, पर्टिकुलरली इराक में वॉर हुई थी, बहुत धांसू वाली वॉर हुई थी, ठीक है। अब इराक, अब समझना पॉइंट समझना, वॉर कहां पे होती है? वॉर होती है इराक के अंदर, ठीक है। और इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है क्या? क्रूड ऑयल। और वो कहां से इंपोर्ट करता है? बताओ बताओ। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अब रसिया से कर रहा है आफ्टर रसिया यूक्रेन वॉर। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने ट्रेड को। और इराक में से भी करता था, इनफैक्ट उस टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा जो पार्टनर था क्रूड ऑयल को देने के लिए, मतलब इंडिया जिससे इंपोर्ट करता था वो इराक ही था।
और इराक में हो गई वॉर। अभी बताओ रशिया यूक्रेन की वॉर ही तो क्या हुआ, बोल रहे थे ना अरे पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, पूरी जगह महंगाई आ जाएगी। ओ भाई अभी तो कुछ हुई नहीं, इराक में तो बहुत डेंजर वॉर चल रही थी, और इराक में तो लिटरली ऑयल था बहुत ज़्यादा, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज को कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब एक बात समझो, आपकी गली में एक लड़ाई होगी, ठीक है, आपकी गली में लड़ाई होगी और बहुत गंदी वाली लड़ाई होगी, एकदम गन वन पत्थर वत्थर सब चलने लगे। अब ना आपकी मम्मी ने बोला बेटा एक काम कर, कुछ सामान लेके आ अंकल से राशन की दुकान से। तो बोले मम्मी जान बचेगी लाने के लिए, वो नहीं तेरे को तो करना ही है भाई, ठीक है करना है, मतलब करना है, ठीक है घबराना नहीं है आपने। गए, तुम अपनी जान बचाते हुए लेके आ रहे हो 5 किलो आटा, ठीक है। अब पता क्या हुआ, उधर से आंटी आई, बोले अरे बेटा तू आटा लेके आ गया, बेटा वहाँ यहाँ तो मेरे खाने के लिए छोटा सा बेटा है, उसके पास खाना नहीं है, तो क्या करेगा। तो तू बोलेगा आंटी इमोशनल तो मैं होता नहीं, तो आंटी बोलेगी बेटा मैं वहाँ जा नहीं सकती, ये ले मेरे सोने की चैन, ले मेरे को ये आटा दे दे इससे 1 किलो। तुम तो खुश हो गए, एक प्रकार से समझ गए, क्राइसिस हो रखी थी, आटा का प्राइस बढ़ गया है, बढ़ाया ना तुमने भाई, जो भी चीज़ प्रॉब्लम से निकलेगी वो प्रीसियस हो जाएगी, ये भी प्रॉब्लम से निकल रही है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी बात, आपने बहुत सारी जगह पे ब्लास्ट कर दिया, बहुत सारी माइंस वगैरह बर्बाद हो चुकी है, जहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा था वो बर्बाद हो गया, फिर क्रूड ऑयल तो कहाँ से ही निकलेगा, और जो निकलेगा वो महंगा होगा, सिंपल सी बात है। याद करो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, जब गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा बैंक से लोन ले रही थी, तो उस टाइम प्राइवेट कंपनी के पास मजबूरियाँ थी और इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पैसे ही कम रह गए थे, तो बैंक कम पैसे को कैसे देगा, हाई रेट पे देगा, सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक्स, हर जगह इकोनॉमिक्स, समझ गए। यहाँ पे क्या हुआ, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ गया एक तरीके से। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन सर क्या होता है, अच्छा पहले बताओ इन्फ्लेशन पता है क्या। हाँ सर इन्फ्लेशन तो पता है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होती है, प्राइस राइज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस राइज हो गया बेटा। अगर कोई इंपोर्टेड गुड के कारण प्राइस राइज होता है उसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आगे यूज करना है इस टर्म को, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में देखोगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे गल्फ वॉर और ऑब्लिक में इराक वॉर कर दीजिए, ठीक है बेटा। ड्यू टू इराक वॉर प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, बेटा क्रूड ऑयल और पेट्रोल के बीच में फर्क समझ में आता है ना भाई, पेट्रोल को रिफाइन करना पड़ेगा आगे, मतलब जब आप क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं तो पेट्रोल मिलेगा आपको, है ना। क्रूड ऑयल को डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यूज बढ़ाते हैं। उसके बाद ड्यू टू इराक वॉर प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीजेज, अरे इंक्रीजेज क्यों लिख रहे, इंक्रीज लिखो ना, ठीक है, इंक्रीज्ड। अच्छा एक टर्म होता है पता है, कभी कभी सुनना, नोजा डाइव, है ना, ये टर्म पता है कब क्या होता है, जब एकदम स्टीप अचानक से कोई चल रहा है, एकदम अचानक से कुछ चीज़ इंक्रीज हो गई। अब मैं ये लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ये बहुत ज़्यादा वैसे इंग्लिश लिख के यहाँ पे क्या फ़ायदा, वो टीचर ही को ना समझ में आए, तुमको मार्क्स ही ना मिले, ठीक है। तो ये तुम कभी यूज़ करना अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसे फ्लैक्स करते हैं ना स्कूल में जाके, देख इंक्रीज बोल रहा है, मैं नोजा डाइव बोलूँगा, चल ठीक है। ड्यू टू इराक वॉर प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीज्ड एंड इंडिया suffered from 2-digit इन्फ्लेशन। अरे ये 2-digit इन्फ्लेशन क्या है सर, ये क्या बात हो गई, ये बड़ा फेमस टर्म है, मैं तुमको अच्छे अच्छे टर्म्स दे रहा हूँ जो बुक में ना मिले। इसको कहते हैं आप लोग हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया इंडिया के अंदर। अगर 2-digit इन्फ्लेशन आने लग जाए तो उसको आप बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे अभी तो हो ही नहीं रहा है 2-digit, तब भी हम लोग इतने टेंशन में, सोचो 2-digit आ गया था उस टाइम पे तो क्या हो रखी होगी हालत। हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था 13% का, भाई साहब 13% का इन्फ्लेशन, मतलब गुड्स का प्राइस में 13% की इंक्रीमेंट आ गई है, ठीक है। लोगों के पास पैसा कम है, इकॉनमी डाउन हो रही है, पॉइंट समझ गए। रिफॉर्म की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है या नहीं है बताओ, लोगों के पास पैसे नहीं है अब, ठीक है, पैसे जा रहे हैं, दिस इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट, इसी के अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, वो पॉइंट ये है कि जो भी एंड द इंडियन रेसिडेंट वर्किंग in Iraq had to be evacuated समझते हो, जल्दी से वहां से लेके आएंगे, अरे भाई जल्दी चल, ठीक है। एज अ रिजल्ट प्राइवेट रेमिटेंसेज
भैया प्राइवेट रेमिटेंसेस समझते हो तुम लोग? नहीं समझते? याद करो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर, उसमें करंट अकाउंट पढ़ा था। करंट अकाउंट के अंदर हम लोगों ने बोला था प्राइवेट रेमिटेंसेस, बाहर जो इंडियन लोग बाहर काम करते हैं उसके थ्रू भी पैसा आता है। अरे वो भी, उसमें भी कमी आ गई, प्राइवेट रेमिटेंसेस फॉल्स, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी शॉर्टेज। देख रहे हो कितनी बुरी हालत हो रखी है इंडिया की। मैंने तुमको बताया, पहले तो गवर्नमेंट के कारण हुआ, दूसरा ये मामला हो रखा है, ठीक है। अब तुमको क्या लगता है कि 1991 का रिफॉर्म 1991 में ही सोचा गया था? बहुत 10 साल से गवर्नमेंट सोच रही थी, लेकिन डरी हुई थी कि हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे, पोजीशन पार्टी क्या करेगी, ठीक है। तो चलो आगे की बात हम लोग देखते हैं। इसके बाद होता क्या है, अब अपन को चाहिए पैसा, सिंपल सी बात है। अब इंडिया अप्रोच करता है जैसे पाकिस्तान हमेशा करता है। इंडिया अप्रोच्ड किसे अप्रोच करता है? वर्ल्ड बैंक को और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। बेटा ये दो ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा याद रखना आगे भी इकोनॉमिक्स में जाके, ठीक है। देखो एक्चुअली पर्टिकुलरली वर्ल्ड बैंक को नहीं करता है, वो आईबीआरडी को अप्रोच करता है। अब ये मैं पर्टिकुलर पे क्यों जा रहा हूँ इतना, क्योंकि सीयूईटी में ये सब क्वेश्चन सब फंसेंगे, ठीक है। ये बॉडी का फुल फॉर्म क्या है? आईबीआरडी। बेटा इसे कहते हैं इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी। अरे बोलो ना, समझ में आता है। इंडिया ने अप्रोच किया आईबीआरडी को। ये कौन है? ये एक विंग है। किसकी विंग है भाई? वर्ल्ड बैंक की विंग है। इसलिए बोलते कभी कभी कोई लोग बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, तुम पर्टिकुलर पे जाओ, तुम बोलो आईबीआरडी भाई, आईबीआरडी, ठीक है। आईबीआरडी उसकी विंग्स है, समझ गए ना। वर्ल्ड बैंक की और भी विंग्स है। अच्छा डिपार्टमेंट्स नहीं होते क्या? बस वही चीज। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये लोग पैसे लुटाते हैं कि भैया पैसा दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने बोला पैसा क्यों नहीं है? उन्होंने बोला जरा सोचो, ये है हमारा फॉरेन एक्सचेंज फंड। फॉरेन एक्सचेंज फंड समझते हो? मैं बताता हूँ ना, रुपीज़, डॉलर और कुवैती दिनार, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे पास आरबीआई के पास रखी होती है फॉरेन एक्सचेंज में। ये क्यों ज़रूरत होती है? इसकी ज़रूरत क्यों होती है भाई? इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि जब अपन को पेट्रोल लेना है, जब आपको इंपोर्ट करना है, तो आप डॉलर में ही दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो जनरली एक्सेप्टेबल करेंसी है वो कौन सी है? डॉलर है। हालांकि इंडिया की रशिया से वॉर चल रही है अभी, कि अपन लोग तो वॉस्ट्रो अकाउंट से सीधे सीधे ट्रांसफर करते हैं ना, ठीक है। ये न्यूज़ में चल रहा है, लेकिन अभी भी मानेंगे डॉलर है। अब भाई डॉलर अगर अपने पास कम हो गया, कमी होगा ना जब तुम समझो हाइपर इन्फ्लेशन कितना चल रहा है? 13% का। तो कोई 100 रुपये का गुड्स अब 113 रुपये का हो चुका होगा। तो पहले तुमको 100 रुपये देने पड़े, तब 113 रुपये देने पड़ रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हो? 113 रुपये देने पड़ेंगे तो ज़्यादा डॉलर यहाँ से जाएगा, डॉलर की क्राइसिस होगी, ठीक है। हमारी करेंसी के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज क्लियर। सो मैं यही कहना चाह रहा था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंडिया से बाहर जाता हुआ दिख रहा है इस सिचुएशन में, समझ रहे हो? अच्छा बेटा, तो हमको चाहिए कुछ पैसे, कुछ डॉलर्स में पैसे चाहिए कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी रिवाइव हो। हमारे पास इतना सा पैसा रह गया कि हम बोल तो रहे हैं बार बार, 2 वीक तक इस डेटा को डाल सकते हैं, 2 वीक तक इंपोर्ट करने का पैसा बस रह गया, बस। उसके बाद हम इंपोर्ट ही नहीं करें, क्रूड ऑयल ही नहीं आएगा। फिर सोचो क्या होगा। आज बताओ पेट्रोल नहीं आएगा तो गाड़ियाँ नहीं चलेगी, गाड़ियाँ नहीं चलेगी तो गुड्स जो है इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, सब्जियाँ ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, सब्जियाँ का रेट क्या हो जाएगा? बाप रे बाप। बैलगाड़ी से थोड़ी लेके जाएंगे यार, हैं? पानी से थोड़ी नहीं चलती गाड़ियाँ। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने ना अप्रोच किया इनको, ठीक है, और हमको इन्होंने दिया है $7 बिलियन का फंड। लेकिन कोई भी फ्री में पैसा देता है? अरे तुम मम्मी पापा से पैसे मांगते हो, क्या बोलते हैं? टॉप मार जाओ, टॉप मार जाओ, है ना। अच्छा बहुत लोगों को अभी आईफोन, और बहुत लोगों को कार, बहुत लोग, सबकी अलग अलग सिचुएशन है। अपन को कुछ नहीं मिलता था कुछ भी करने के बाद भी। तुम्हारी तो होगी कुछ ऐसी सिचुएशन? बिल्कुल होती है सर। तो टॉप मारोगे, तुम कुछ मांगने गए, बोले वो वाली कार, केटीएम लूंगा, ऐसा बोलते हैं ना तुम लोग, बुलेट लूंगा, है। तो घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं ये बेटा पहले नंबर ला के दिखा, फिर बात करते हैं आगे की। बोले आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर आ चुके हैं, अब तो टॉप मारना 100%, बोल दो जाके। बोले वो तो है, केटीएम दिला दो अभी से। बोले वो आप लिख के ले लो, लिख के, अब तो होना ही होना है।
अब तो टीचर परेशान होने वाले हैं, आप छोड़ो। अच्छा, तो इसका मतलब भाई एक्सचेंज तो चलता है, तो वर्ल्ड बैंक ने ही बोला और आईएमएफ ने ही बोला कि हम ऐसे तो नहीं देने वाले पैसे तुम्हें, ठीक है, तुम पैसे वापस कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, तुम्हारी तो हालत ही ठीक नहीं है। तो बोले फिर क्या करें सर, भाई रिफॉर्म्स लेके आओ और हम जो कह रहे हैं वैसा करो। तो बोले ठीक है बताइए क्या कंडीशन है, माननी तो पड़ेगी कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे अपोजिशन पार्टी भी तैयार हो गई, बोले ये देखो इंडिया का क्या हालत है, ये लोग उनकी सुनते हैं, है ना, बताओ आज भी हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए, ये तो गलत बात है यार। लेकिन यार मजबूरी थी, और ये बहुत वाइज डिसीजन था जिसका इम्पैक्ट 1997 के बाद इकोनॉमी के अंदर निकल के आता है, जहां जीडीपी 1991 से लेकर 1997 तक थोड़ी सी फ्लैट दिखती है, क्योंकि हर चीज़ के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। आज तुम मेरे से पढ़ने के लिए आया, तुमको पहले दिन ही थोड़ी नहीं टॉप मार जाओगे, लगेगा ना 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद तुमको दिखना रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो वैसे कुछ टाइम इकोनॉमी के अंदर लगता है, इकोनॉमिक्स इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। 1997 के बाद हमारे को जीडीपी ग्रोथ जो दिखती है बहुत अच्छी खासी दिखती है, ठीक है। हाँ जी, तो भाई उसके बाद क्या होता सुनो, उसके बाद वर्ल्ड बैंक रख देता है कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है सुनो, ठीक है, मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ, तुमको बुक ना पढ़ना पड़े अलग अलग लाइन, तुम सर दर्द अपना ना करो, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वो नहीं पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो आप समझो इस चीज़ को। तो वर्ल्ड बैंक रखता है आपके पास कंडीशन, वो बोलता है कि आपको 2 कंडीशन ये है, एक तो स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म करना होगा और एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगा। अब तुम बोलोगे सर आप तो एलपीजी रिफॉर्म बोल रहे हैं, अरे भाई वही है, सुन तो ले पहली बात, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है इसके अंदर आता है एलपीजी। अपना स्ट्रक्चर ही बदल दो इकोनॉमी का, स्ट्रक्चर समझ रहे हो, ये लॉन्ग टर्म है बेटा, ऐसे लॉन्ग टर्म फ्लो चार्ट वगैरह ना सब्जेक्टिव पेपर में ये सब बना के आया करो ढंग से, मार्क्स मिलते हैं उसमें, ठीक है, एक यूनिक पेपर दिखेगा तुम्हारा, ओके। और शॉर्ट टर्म क्या था, शॉर्ट टर्म ये था अपनी रुपी को डी वैल्यू करो, डी वैल्यू रुपी बाई 22%, ये कंडीशन रखी थी इन्होंने, ठीक है। अच्छा, डी वैल्यू करने का मतलब क्या हुआ तुमको समझ में आया, ये डबल पी मैंने गलत लगा दिया ना इधर, इससे हटा दो यार, स्पेलिंग मत जाएगा करो, फ्लो में ना कभी कभी कुछ चीज़ें वैसी हो जाती है। डी वैल्यू रुपी बाई 22%, डी वैल्यू समझ रहे हो, जानबूझकर अपने रुपए को डिप्रिसिएट करो, क्यों करो, सोचो क्यों करो, पैसा डेप्रिसिएट करते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बीच में फर्क पता है ना, डेप्रिसिएशन होता है मार्केट इकोनॉमी में, मैक्रो में पढ़ा होगा, डिवैल्यूएशन कहाँ होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट मार्केट में। बेटा अगर तुम कोई नए हो और इंडियन इको का पहला लेक्चर देख रहे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब चीजें दर्शाई गई है, बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, तुमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली मैंने, लेकिन बोला ना तुमको कनेक्ट वहीं से होगा ये सब चीजें। तो डी वैल्यू रुपी हुई है, डिवैल्यूएशन हुआ है 22% से, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका जो पैसा है ना उसकी कीमत को कम करो, उससे क्या होगा, उससे आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जब रुपए सस्ता होगा तो आप बाहर वाली जो कंट्रीज है ना वो आपसे ज़्यादा लेगी। हम जानते हैं ना जब भी करेंसी डेप्रिसिएट करती है, डिवैल्यू करती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी बूम करेगी, सीधी सी बात है ना। दूसरा है आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत चल रहा है, तो एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कट करिए अभी तुरंत, ठीक है, अभी कट कर दीजिए। कट क्या बोला था भाई, बाई 10%, कट करो बाई 10%, ठीक है, अपने शॉर्ट में लिख लो आप इस चीज को, मतलब फिजिकल डेफिसिट कम करने की बात करी जो कि 18% चल रही थी, तो हमने तो बोला ही था कि यार ऐसा हो रखा है, ठीक है। दूसरा भाई टैरिफ को रिड्यूस करो, टैरिफ आप बहुत टैक्स लेते हो इंपोर्टेड गुड्स में, उसको रिड्यूस करो, ठीक है, और मैनेजमेंट को अच्छा करो। तो ये रिफॉर्म्स की कंडीशन इन्होंने बोली थी, अगर ये कर दोगे तो हम पैसा दे देंगे, तो भाई इंडिया ने कर दिया, इसका अच्छा इंपैक्ट है, करना जरूरी भी था यार, देखो सिंपल सी बात है ना। आज हम लोग डेप्रिसिएशन पे बहुत कलेश उठाते हैं, लेकिन एक लेवल तक डेप्रिसिएशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे मना किया, लेकिन फिजिकल डेफिसिट ऐसा तो नहीं बोला कि जीरो कर दो, देखा तुमने, बोला कट करो 10% से, पूरा तो नहीं बोला कि सारा खत्म कर दो, समझ गए, मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना है। इसके बाद प्राइवेट कंपनी वगैरह आती है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट होती है। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, यहाँ पे हम लोगों ने बड़ा रीज़न फॉर एलपीजी रिफॉर्म्स और क्या कंडीशन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने रखी थी। अब आपका बेस तैयार हो गया, अब आप एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है वो पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा सारा कनेक्शन। अपन को पहले कनेक्ट करना है बच्चों, मैंने ये जानबूझकर लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड किया है क्योंकि मेरे को ऐसा पता है कि डेमो में तुम लोग मैं कुछ बोरिंग वाला चैप्टर को थोड़ा समझाऊंगा, तुमको ये समझ में आएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, नहीं तो मैक्रो तो ना इंटरेस्टिंग वैसे भी है, ठीक है। तो मज़ा आया, इसी प्रकार से पढ़ाई करिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि बुक किस पढ़ाई कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, उबासियाँ ले रहे हो यार, ठीक है। एक बार की बात है, मैं ना एक ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, ठीक है।
अब तुम बोलोगे सर ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ने लगे? मैं पढ़ता था, मैं वैसे कॉमर्स का हूँ लेकिन मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था किसी क्लास में, तुम समझो, मैं बाद में बताऊँगा। तो आई वॉज यॉर्निंग, मैं उबासियाँ ले रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, वो टीचर ना मेरे को बोल दिया तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। और ये बात पता है कब की है? तुमको सुन के आश्चर्य लगेगा, आज से 4 साल पहले की बात है, 2017-2018 की। मैंने बोला मेरे को तो लग रहा है आप नहीं कर पाओगे टीचिंग, ठीक है। मैंने उनको ये बात बोली, अकड़ आ गई, क्योंकि वो टीचिंग कर रहा था, उसको ये नहीं पता था मैं भी टीचर ही बैठा हुआ वहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसी एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उसको छोड़ते हैं उस बात को, ठीक है। उसको पता नहीं कि उसके बगल में ही जो इंस्टीट्यूट था वो मेरा इंस्टीट्यूट था, उसको ये नहीं पता था। और वो इंस्टीट्यूट मेरा वाला इनसे भी बड़ा था, ठीक है। तो उनको मैं बताता नहीं किसी को कि मैं चलो पढ़ने आ रहा हूँ, चुपचाप बैठ गया उस क्लास के अंदर। ये तुमको असली घटना बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते भी हैं। तो मैंने बोला कि मैं आपको डिस्टर्ब थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं यौन कर रहा हूँ, ठीक है। और यौन को अगर मैं यौनिंग हो रही है मेरे को उबासियाँ आ रही है अगर, ठीक है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तो गलती आपकी है एक तरीके से, क्योंकि आप इतना बोरिंग पढ़ा रहे हो। तो मैं इस चीज़ को बहुत भली भांति समझता हूँ कि अगर तुमको बोरियत लग रही है तो उसमें मेरी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं इस बात को समझता हूँ, ठीक है। कभी हम ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं, लाइव क्लास में, तो हम इतना मजाक करते हैं, इतना मजाक करते हैं, तुम सोच ही नहीं सकते, ठीक है। हंसते रह जाओगे पूरी क्लास में, कब वो तुम बोलोगे अरे यार सर क्लास ख़त्म हो गई, ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं आपके उस दुख को लेने के लिए आया हूँ। कोई भी बोरिंग सब्जेक्ट है आप मेरे से क्रैक करवाइए, मैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसी स्टोरी के साथ आज यहीं पे समाप्त करता हूँ इस लेक्चर को। इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसे शेयर करिए और आगे भी बताइए कि ऐसे भी इकोनॉमिक्स पढ़ी जा सकती है। धन्यवाद।